हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हमारा स्टार्ट हो चुका था जिसमें कि हमने एक आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर रखा है जो कि है अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कशिंग यानी कि हॉट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके ऊपर हमेशा हमने डिबेट डिस्कशन किया है, बट दिस टाइम हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या न्यू ऐड किए गए हैं और ये टॉपिक क्यों इस बार न्यूज़ में था। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई है जिसका नाम है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। इट मीन्स कि 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सिटिंग एमपीज़ हैं उनको एनालाइज किया गया, उनके प्रोफाइल को देखा गया। तो ये रिलीज़ किया गया है, ये एक रिपोर्ट है जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच की तरफ से। अब देखते हैं कि इनमें इन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स की है। यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। अब आप जब भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी मेंस आंसर राइटिंग करोगे या फिर एसे राइटिंग करोगे तो आपके पास अब डेटा होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो सिटिंग एमपीज़ है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वैसे आपको देखने को मिलेगा 40% है। इट मीन्स कि टोटल पॉपुलेशन अगर 100 मेंबर है तो उनमें से 40 मेंबर ऐसे हैं हमारे यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड हो चुका है कि वो उन्होंने क्रिमिनल केसेस की, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है डिक्लेयर्ड हो चुका है। क्रिमिनल केसेस कहने का मतलब है कि उन्होंने जस्ट लाइक मर्डर, ओके, रेप, कुछ भी जो एकदम से क्राइम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो हीनियस क्राइम होते हैं उस तरीके के क्राइम ये 40% जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो करके बैठे हुए हैं। सिटिंग एमपीज़ जो कि सीरियस क्रिमिनल केसेस है, इट मीन्स कि 25% ऐसे सिटिंग एमपीज़ है जिनके ऊपर आप देखो कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरीके के जो है ये डिक्लेयर हो चुका है कि हाँ इन्होंने किसी को मार दिया या फिर मारने की कोशिश की। तो 25% ऐसे लोग हैं। साथ ही आप देखोगे कि ऐसे राज्य जिसमें कि हाईएस्ट परसेंटेज है क्रिमिनल केसेस का, तो सबसे ज़्यादा जो है वो लक्षद्वीप है, देन केरल, बिहार और महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर इस तरीके की क्रिमिनल केसेस जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब ये जो हमारा एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में और एक ग्रुप ऑफ यहाँ पे प्रोफेसर्स है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के। इनका गोल है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करना कैसे किया जाएगा। तो इलेक्टोरल और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है इस एरिया में कंटिन्यूस काम करते हुए। साथ ही यहाँ पे देखते हैं कि देखिए इतने सारे पॉलिटिशियन हैं जो कि उनके ऊपर सीरियस चार्जेस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले आप देखो कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ऑब्वियस है ना, करप्शन जब करप्टेड लोग को ही यहाँ पे बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठाया गया है जो कि कानून बना रहे हैं, है ना, लॉ मेकर्स वैसे हैं जो कि ऑलरेडी लॉ ब्रेकर्स है, तो ऑब्वियसली हमारे देश में क्या होगा, करप्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप देख सकते हो कि करप्शन इसी वजह से है। इंडिया का अगर आप पोजीशन देखोगे तो 180 में से 85th रैंक में है हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि 2022 का है। एंड दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हमारा यहाँ पर रैंक कितना है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज वी स्टैंड्स इन 85th, ओके। साथ ही आप देखो कि जब भी पॉलिटिशियंस जो है जिनमें क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं उनका पब्लिक ऑफिस वो ज़रूर होल्ड करते हैं, और इससे क्या होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखोगे कि ट्रस्ट डेफिसिट होती है, ठीक है। वो यहाँ पे लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो है वो विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट्स है जिनके कारण जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंट्रोल जो है वो बढ़ते जा रहा है और वो इसको एक बेनिफिट की तरह यूज़ कर रहे हैं। साथ ही आप देखोगे जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है ना, वो भी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। उसके अलावा आप देखो कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ हैं, उनके काम करने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। जो यहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है ना, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस जिनके पास काफ़ी टेंडेंसी होती है कि वो बड़े बड़े एजेंसीज़ की जो काम करने के तरीके हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते, तो येस इट इज़ ट्रू। जो सुप्रीम कोर्ट है 2017 में इनका यहाँ पे कहा गया था कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये एक कैट पैरेट है
और यहाँ पे इट्स मास्टर वॉइस, यानी कि ये एक आप देखते हो कि सीबीआई के तहत जो है बहुत सारे ऐसे केसेस चले जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े मुद्दे के होते हैं, बट उनका रिजल्ट क्या होता है नोबडी नोज़। सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस था उसके बारे में आप देख सकते हो कि उनके बारे में क्या खुलासा हुआ, कुछ पता चला किसने मारा, उनकी हत्या कैसे हुई, कुछ पता नहीं चलता है। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि सीबीआई जैसे जो यहाँ पे एजेंसीज़ है इनको यहाँ पे कैट पैरट कहा गया है। इट मीन्स कि रटा हुआ तोता, जिस तरीके से इनको कुछ समझाया जाता है, बोला जाता है, वो उसी तरीके से यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही कॉन्विक्शन रेट में यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो एमिकस क्यूरी रिपोर्ट है 2022 का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहा गया है कि 5097 केसेस जो है वो लॉ मेकर्स के पास जो है अगेंस्ट में ये पेंडिंग है हमारे देश में। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा केसेस जो है वो यहाँ पे पेंडिंग है। साथ ही जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, कहा जाता है कि जो इलेक्शन है हमारे देश में वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के अगर पॉलिटिशियन हमारे देश में बैठे तो कभी भी फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है? नो। हमेशा आप देखोगे जब भी इलेक्शन के टाइम होते हैं तो लोगों को खरीद लिया जाता है, वोटर्स खरीदते हैं ये पॉलिटिशियन। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि मनी का और मसल्स पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्शन के टाइम में। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि कितना बुरी तरीके से हमारे देश जो है वो अफेक्ट होता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या क्या मेजर्स ऐसे हैं जिससे कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सबसे पहले लेजिस्लेटिव मेजर्स है। यहाँ पे हमारा एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जिसका सेक्शन 8(3) है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी लॉ मेकर्स जो है उनको एटलीस्ट 2 साल की जेल हो सकती है और वो यहाँ पे डिसक्वालीफाइड रहेंगे 6 years अपॉन देयर रिलीज़। यानी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे एमपीज़ वगैरह है उनको पकड़ो और 2 साल के लिए जेल में रख दो और साथ ही साथ 6 साल उनका ऐसा हालत कर दो कि वो इलेक्शन ही नहीं यहाँ पे कंटेस्ट कर पाए। तो इस तरीके की जो डिसक्वालिफिकेशन है वो हमारे संविधान में भी बाकायदा मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं ना उनको डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। साथ ही सिमिलर प्रोविजंस जो है वो स्टेट में भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी यहाँ पे आपके एमएलए वगैरह हैं उनके लिए भी है अंडर आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 कि यहाँ पे उनको जो है डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आप देखो बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिलेंगे जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को यहाँ पे बहुत तरीके से कहा गया है कि इनको हटाने के लिए। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो इलेक्टोरल्स है इनके पास फंडामेंटल राइट्स है। किस चीज़ का? तो वो कैंडिडेट्स के बारे में जान सकते हैं। इट मीन्स कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज अ राइट फॉलोइंग फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी से निकल कर आया है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल्स हैं उनको यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पर उनको मिलना है। साथ ही आप देखो कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि 1951 का है, इसके सेक्शन 33B में कहा गया है कि ये जो हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है, इसका कोई भी यहाँ पे मायने नहीं है, ऐसे पॉलिटिशियन का कोई भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, शून्य है, शून्य। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 2013 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(4) में ये कहा गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 8(4) है क्या? 8(4) में कहा गया जितने भी कॉन्विक्टेड यहाँ पे एमपीज़ है, एमएलए है और एमएलसी है वो अपने पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो कॉन्विक्शन है या फिर सेंटेंस है यानी कि उन्होंने जो भी यहाँ पे क्राइम वगैरह किया है उसमें आप देखो कि विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट बाय ट्रायल कोर्ट, यानी कि उनको जो है यहाँ पे सेंटेंस कुछ ना कुछ सज़ा मिल जाना चाहिए जब से उनको ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट दे दिया गया है और जिस दिन जजमेंट दिया गया है उसके 3 months के विद इन ही उनको यहाँ पे सेंटेंस वगैरह प्रोवाइड कर देना है। साथ ही आप देखो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2008 की रिसेंट केसेस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिश करें, वो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट में आप पब्लिश करो, सोशल मीडिया हैंडल्स में पब्लिश करो या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, जिससे कि आम जनता को पता होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट में कितने सारे क्रिमिनल केसेस जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा है 2020 का ये केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पे 2018 के डायरेक्शन को फिर से यहाँ पे साझा करते हुए कहा है और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया गया है कि यहाँ पे आप
जो यहाँ पे कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो रूलिंग थी 2018 का, उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंप्लाइंस नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को कहा गया था। तो इसलिए ये सारे ऐसे केसेस हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कितना हद तक हमारे देश में इसको सपोर्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे केसेस हैं। बहुत सारे कमीशन और कमिटीज़ भी बनाए गए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो NN वोरा कमेटी है, जो कि 1993 का ही है। इनके द्वारा समझो कि 1993 में ही कहा गया था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक नेक्सस है क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस के बीच में, जो कि वो क्लियरली आप देखोगे कि हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है। अदर कमीशन भी है, जैसे नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ARC रिफॉर्म्स भी है, जिनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स दिए गए हैं कि कैसे हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। साथ ही वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि लाइफ टाइम बैन करना चाहिए। जितने भी आप देखो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर इस तरीके के सीरियस चार्जेस चल रहे हैं या डिक्लेयर हो गया है क्रिमिनल केसेस, उनको तो कभी इलेक्शन में कंटेस्ट होने के लिए खड़ा रखना ही नहीं है। साथ ही हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि 117th जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है हाइब्रिड सिस्टम में, इनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि 75% जो ऐसे लोग हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से आए और 25% जो है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम से आए। यानी कि पहले जो आ रहे हैं अपने कैंडिडेट, पहले जो बुक करा रहे हैं उनको यहाँ पे एंट्री दे, और बाकी जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिस्टम से आए। ठीक है, साथ ही आप देखो कि पनिशमेंट भी रखा गया है अगर उन्होंने फॉल्स एफिडेविट किया है। एफिडेविट जो यहाँ पे शपथ पत्र दी जाती है पॉलिटिशियन के द्वारा, अगर शपथ पत्र में उन्होंने कुछ गलत मेंशन किया है तो उसके लिए उनको जो है पनिशमेंट भी देनी चाहिए। लॉ कमीशन अपने 244th रिपोर्ट में ये कहते हैं इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, और ये सजेस्ट किया जाता है कि पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 2 साल की जेल होनी चाहिए, और इस तरीके के ऑफेंस जो है वो एक ग्राउंड बन जाए जिससे कि डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे किया जा सके पॉलिटिशियन को। साथ ही इंटरनल डेमोक्रेसी भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। तो जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी रिपोर्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि एक डेडिकेटेड लेजिस्लेशन होना चाहिए इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर। साथ ही आप देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, इसको अमेंड करते हुए ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए। साथ ही अदर रिफॉर्म्स भी है, यानी कि राइट टू रिकॉल है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है, फास्ट ट्रैकिंग जुडिशियल प्रोसेस है। ये सारे ऐसे चीज़ है जिससे कि हम लोग यहाँ पे इलेक्शन इकोसिस्टम को हम लोग अपने देश में इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, यानी कि ADR जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें कि ये है एनालिसिस ऑफ सिटिंग MPs MLA विद डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच। हेट स्पीच का आप देखोगे तो इसमें ये हाईलाइट्स किया गया है कि टोटल 107 ऐसे करेंट आज के डेट में MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और यहाँ पे MLA है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके ऊपर इस तरीके के केसेस यानी कि हेट स्पीच, इन्होंने एक ऐसा स्पीच दिया है जिससे कि हमारे समाज में, हमारे देश में हेट फैले, हेट्रेट फैले, ओके, नफ़रत फैले। तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही हेट स्पीच के बारे में हमारे लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट है 267 2017 का ही, जिसमें कहा गया है कि हेट स्पीच जो है इसको हमारे देश में किसी भी कानून के तहत ये डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है कि किस तरीके के स्पीच को आप हेट स्पीच कहोगे, यानी कि किस गाली को आप कहोगे कि ये गाली है। ये कहीं पे भी आपका जो है मेंशन नहीं है हमारे देश में। ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, लॉज आर वेयर, बट उसमें से कोई एक ऐसा कानून नहीं है जिसमें कि हम लोग हेट स्पीच को डिफ़ाइन कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। साथ ही आप देखो लीगल प्रोविज़न भी है कुछ सर्टेन लेजिस्लेशन में, जस्ट लाइक सेक्शन 153A, 153B, 295A ऑफ IPC, जिसमें कि ये रोका गया है कुछ सेलेक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच जो कि एक्सेप्शंस है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो है कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देखिए हमारे देश में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बट बोलने की स्वतंत्रता है, इट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोल जाओ। फाइन, देयर इज़ सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज़ देयर। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये हमारे किस आर्टिकल के तहत है और किस पार्ट के तहत है। ठीक है, पार्ट और आर्टिकल दोनों आप लोग को बतानी है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में देखें तो सेकंड ARC की रिपोर्ट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स कमीशन है, इन्होंने अपने 4th रिपोर्ट में ये कहा है एथिक्स इन गवर्नेंस। कहने का मतलब है कि पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या क्या फैक्टर है,
नेक्सस है, सबसे पहले आप देखो कि क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस है, इन सब के बीच में कुछ नेक्सस है। मसल पावर है, क्रिमिनल्स जो है ना वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह वो यहाँ पे फेंकते हैं, जिससे कि पैसे फेंक कर वो वोट खरीदते हैं। साथ ही यहाँ पे विनेबिलिटी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो ADR का रिपोर्ट है ना, चांस ऑफ विनिंग इज ट्वाइस कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि एक जो यहाँ पे क्रिमिनल पॉलिटिक्स होते हैं, क्रिमिनल पॉलिटिशियन होते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा वगैरह फेंक रखे होते हैं कि उनको पता है कि उनका जो चांसेस है जीतने का वो 2 टाइम्स है, यानी कि डबल है जो यहाँ पे रियल कैंडिडेट है। साथ ही डिनायल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, दिस इज़ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है ये। वोट बैंक आप देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो यहाँ पे क्रिमिनल्स को काउंटर करते हैं, ऑफर करते हैं यहाँ पे कि वो अपने वोट्स वगैरह को एक्सचेंज कर सके। मनी पावर है, ड्यू टू लो स्टैट्यूटरी लिमिट्स जो कि यहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंसेस का है, फॉर मोर एक्सपेंसेस जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे क्रिमिनल हेल्प ले रहे हैं। अदर फैक्टर्स भी आप देखो, करप्शंस है, बहुत तरीके का नेक्सस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि यहाँ पे हमारे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बिहाइंड देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ द आर्टिकल जिसमें कि हमने पूरी तरीके से यहाँ पे देखा, यानी कि यहाँ पे हमें सबसे अच्छा ये लगा कि फाइंडिंग्स हमें मिले। ठीक है, एक एग्जैक्ट रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई जिसके थ्रू ये बताया गया कि कौन कौन से कितने % ऑफ MPs, कितने % ऑफ MLAs एंड MLC एंड फ्रॉम विच स्टेट ये सारे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे देश में। ओके, एंड ईच एंड एवरी एंगल हमने यहाँ पे डिस्कस की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या मेंशन है, हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत देखा गया। सेकंड ARC रिपोर्ट को हमने देखा, लॉ कमीशन की वेरियस रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया, कमेटी को हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ आप देखो कि तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बहुत सारे एंगल आपको यहाँ पे मिल गए हैं, एक बहुत ही अच्छा गुड पैकेज है इस टॉपिक के अंदर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स हम लोग किसको कहते हैं, यानी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में बैठ के कानून बना रहे हैं। तो इनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी गई है, अब इन्हीं के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इनको क्या क्या छूट दिया गया है। रिसेंटली आप देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जज बेंच जो है वो सेटअप किया गया था, जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया गया है फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ 1998 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। ठीक है, PV नरसिम्हा राव केसेस के तहत यहाँ पे हमारा जो है 5 जजेस बेंचेस का यहाँ पे जजमेंट निकल कर आया था, उसको रिकन्सिडर करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। 1998 की जो जजमेंट है PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का, ये जो केस है ना, ये आप देखो 1993 में फिर से निकल कर आया था, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर जो ब्राइबरी केस आया था। तो इस जजमेंट को लेकर कहा गया कि जो लीगल इम्यूनिटी है वो यहाँ पे लेजिस्लेटर्स को दिया गया, यानी कि कानूनी तौर पर कुछ छूट दी गई है इन सारे लेजिस्लेटर्स को, वो भी हमारे आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2, यानी कि MPs को होगा आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड MLAs को होगा 194 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, हमारे संविधान में ही इनको लीगल इम्यूनिटी दी गई है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है क्या। देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक लीगल इम्यूनिटी है जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा एंजॉय किया जाता है, जिसमें कि लेजिस्लेटर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है, चाहे वो सिविल लाइबिलिटीज़ हो या क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हो। फाइन, अगर हम लोग देखें तो पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर हो, ये अपने जो लेजिस्लेशन है इसको इनैक्ट करते हैं, और इसमें पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो हाउसेस की है वो यहाँ पे डिफाइन होती है। इट शुड बी नोटेड है कि जो पार्लियामेंट है अब तक जो है इसमें आप देखो कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया है, और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे 5 सोर्सेस है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, हमारे संविधान में भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। बहुत सारे लॉ है जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेज है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, साथ ही जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है। फाइन, अब यहाँ पे कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो सोल अथॉरिटी है एज सर्टेन का, अगर यहाँ पे ब्रीच या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होते हैं। अब ब्रीच कहने का मतलब है कि देखिए, जो पार्लियामेंट है या फिर जो लेजिस्लेचर है ये एक हाउस है। इस हाउस में आप देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि यहाँ पे स्पीकर से लेकर, चेयरमैन से लेकर आपके मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स होते हैं इन सबको फॉलो करना होता है।
अगर वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, इट मीन्स दैट कि ये ब्रीच हो रहा है, यानी कि जो हाउसेस की यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनी गई है और उसको ही अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, एक मेंबर ऑफ हाउस जो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी इन्वॉल्व है विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर्स को जो है लीगल इम्यूनिटी दी गई है, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न है। फर्स्ट आर्टिकल 105 है जिसमें कि पावर और प्रिविलेजेस की बात की गई है एमपीज़ के लिए और उनके मेंबर्स के लिए, यानी कि चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, तो उनको यहाँ पे पावर और प्रिविलेजेस दिया गया है। इसी तरीके से हमारे स्टेट में आप देखोगे 194 आर्टिकल है जिसमें पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दी गई है। साथ ही आप देखो राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग है। आर्टिकल 105 की सब क्लॉज 2 आप देखोगे तो ये इसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द ऑथोरिटी, यानी कि आप देखोगे कि चाहे वो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, तो यहाँ पे कोई भी जो पर्सन है ना वो यहाँ पे पब्लिकेशंस के लिए या फिर इस ऑथोरिटी के अंदर जो है वो यहाँ पे लायबल नहीं है, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, पेपर हो, वोट्स हो या फिर प्रोसीडिंग हो। एक सिमिलर इसी तरीके का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2 में। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल देने का अधिकार तो यहाँ पे सबको है, स्वतंत्रता है पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यहाँ पे मेंबर को दी गई है ना वो काफ़ी डिफरेंट है जो हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल कराया गया है, और जो सिटीजन्स को अवेलेबल कराया गया है वो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछी, आप जिसने आंसर दे दिया है वेरी वेल, जिसने नहीं दिया है आप यहाँ पे सीख लो कि आर्टिकल 19 है जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, और आर्टिकल 105 का सब क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे आप देखो कि जो भी यहाँ पे कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आप देखो कोई भी मेंबर लायबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, जो यहाँ पे एमपी है, एमएलए है, उनको यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे सीवीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, जिसमें ये कहा गया है कि जो मेंबर्स है ना वो कुछ यहाँ पे एंजॉय करते फ्रीडम, यानी कि उनको सिविल केस है तो सिविल केस के 40 डेज़ पहले और आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ हाउस उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब भी वो हाउस सेशन में है। साथ ही आप देखो यही प्रिविलेजेस जो है वो लिमिटेड है सिविल केस में, और एमपीज़ जो है ना वो किसी भी तरीके के क्रिमिनल केसेस में कोई भी तरीके का यहाँ पे छूट जो है इंजॉय नहीं करते। सिर्फ उनको जो ये छूट इंजॉय मिलता है वो यहाँ पे सिविल केसेस में करते हैं, क्रिमिनल केसेस में नहीं करते। ठीक है, प्रिविलेजेस जो कि यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर और प्रेसिडेंट्स में यहाँ पे आपका बेस्ड है। तो पार्लियामेंट जो कि अपने राइट्स को रिजर्व करते हैं जिससे कि इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कब उनको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा या फिर इम्प्रिजमेंट होगी या फिर मेंबर को रिलीज़ किया जाएगा कोई भी क्रिमिनल चार्जेस को लेकर। तो ये सब के ऊपर जो है आप देखो प्रिविलेजेस है उनको कि उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगा। साथ ही राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स है, मेंबर ऑफ हाउस के पास आप देखो कि यहाँ पे पावर है और राइट है कि जो भी स्ट्रेंजर्स हैं यानी कि जो अननोन लोग हैं उनको वो बाहर रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 122 है जिसमें ये कहा गया है वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट कांट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एलाइज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी वैलिडिटी है किसी भी प्रोसीडिंग का, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको यहाँ पे किसी भी ग्राउंड पे यहाँ पे जो है इंक्वायर्ड नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं किया जा सकता, ये भी चीज़ है। यानी कि आप देखो ऐसा नहीं है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस बीच कोई भी स्ट्रेंजर्स जो है पार्लियामेंट के अंदर घुस के, चाहे वो लोकसभा का हाउस हो या राज्यसभा का हाउस हो, वो कुछ भी इंक्वायरी करे, ऐसा उनको यहाँ पे अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिला हुआ है हमारे एमपीज़ एमएलएज़ को, कहा जाता है कि अब इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एप्लीकेबिलिटी की बात की जाती है कि जो स्कोप और लिमिटेशन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का वो यहाँ पे एसर्टेन है। कुछ इंस्टेंसेस में देखने को मिलता है कि जो प्रिविलेजेस है ना वो यहाँ पे लॉ मेकर्स को शील्ड कर देता है कि प्रोसिक्यूशन एज अ सिविल केसेस। ठीक है, तो सिविल केसेस की जो प्रोसिक्यूशन है वो यहाँ पे आपका इनिशिएट नहीं हो सकता जब भी हाउस सेशन में है, तो यहाँ पे एक बैरियर सा फील होता है। मिसयूज़ है, यानी कि जो भी यहाँ पे एमपीज़ एमएलएज़ है वो कहीं ना कहीं अपने पावर और राइट्स का कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ करते हैं और फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स की है वो यहाँ पे वायलेट हो जाती है। लैक ऑफ ओवरसाइट है, कहने का मतलब है कि जो क्लियर मैकेनिज्म है
जिससे कि हम लोग यहाँ पे हाउस के मेंबर्स को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसकी कमी कभी कभी देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे क्लियर मैकेनिज्म भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और एमएलएज होते हैं वो यहाँ पे पावर वगैरह को यूज़ करके उसको मैनिपुलेट भी कर देते हैं। लैक ऑफ प्रोसीजर है, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस भी होती है। जैसे आप देखो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि क्या हियरिंग मस्ट बी गिवन टू द एक्यूज्ड, यानी कि जो भी यहाँ पे अपराधी है तो अपराधी को क्या सुनना यहाँ पे ज़रूरी है कि नहीं, तो ये भी कभी कभी क्लैरिटी की कमी होती है। नेचुरल जस्टिस के तो अगेंस्ट है। आप देखो कि यहाँ पे ठीक है, वो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज की, तो उनको यहाँ पे जो प्रिविलेजेस दी गई है उसको माना जाता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियन को अलाउ किया जाता है कि वो अपने खुद के केसेस में जो है वो खुद ही जज बन जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो यहाँ पे फंडा है उसको वॉयलेट करता है। समटाइम्स आप देखो कि जो कॉडिफाइड प्रिविलेजेस है उनकी कमी के कारण यहाँ पे अनलिमिटेड पावर जो है वो हाउस को जा रहा है, जिससे कि वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है पार्लियामेंटेरियन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और एक अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम यहाँ पे प्रिविलेजेस को कॉडिफाई कर सकें और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सके इन केस ऑफ ब्रीच जो भी प्रिविलेजेस का हो रहा है। साथ ही पार्लियामेंट जो है ना वो यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय इनैक्टिंग स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, जिससे कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ना उनके मिसयूज़ को हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। लेकिन देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के साथ साथ आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस भी पढ़ना होगा। देखिए अगर कोई इंडिविजुअल है या अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे मान लीजिए कि हाउस है, उनके मेंबर्स है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ ए मेंबर है, तो यहाँ पे डिसरिगार्ड करते हैं या अंडरमाइन करते हैं जो भी यहाँ पे प्रिविलेजेस वगैरह मिला हुआ है, अगर वो यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, तो यानी कि हम लोग इसको कहेंगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हो गया। वहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डिफरेंट है। ठीक है, कोर्ट यानी कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर यहाँ पे एडवोकेट और जो भी लोग वहाँ पे होते हैं वो अगर इसको फॉलो नहीं करे तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट किया जा रहा है जिससे कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, जिस तरीके से पार्लियामेंट का काम फंक्शन हो रहा है वो यहाँ पे फंक्शन ना हो पाए। साथ ही आप देखो कि कोई भी मेंबर या ऑफिसर्स जो है उनको यहाँ पे काम करने में दिक्कत हो, वो अपनी ड्यूटी को बेटर तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, और शायद ऐसा हो सकता है कि टेंडेंसीज जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे आपका टू प्रोड्यूस सच रिज़ल्ट, यानी इस तरीके का रिज़ल्ट यहाँ पे निकल कर आएगा जो कि यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 ही क्राइटेरिया है कि ऐसा काम करना जिससे कि यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या फिर यहाँ पे जो ऑफिसर्स है या मेंबर्स है वो अपनी ड्यूटी को डिलीवर करने में उनको परेशानी हो, या फिर एक ऐसा टेंडेंसी है जिससे कि कुछ अलग तरीके का रिजल्ट निकल कर आए। पनिशमेंट क्या है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, क्या पनिशमेंट मिलता है? अगर ऐसा लगता है कि एक इंसान है जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कर रहा है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो उनको यहाँ पे या तो वार्न किया जाएगा कि आप सुधर जाओ, या फिर जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो पीरियड है जिसमें कि हाउस जो है वो इस तरीके के कमिट कर रहे हैं तो ऑफेंडर को यहाँ पे कस्टडी में लिया जाएगा, और साथ ही साथ इन केस जब यहाँ पे मेंबर गिल्टी पाए जाएंगे तो एमपी जो है वो यहाँ पे सस्पेंड भी किया जा सकता है उनको हाउस से, और एक्सपर्सन भी वो यहाँ पे फेस कर सकते हैं, यानी कि उनको हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरीके का भी यहाँ पे पनिशमेंट है कि या तो उनको बाहर एक्सपल्सन कर दिया जाएगा, या फिर उनको सस्पेंड किया जाएगा, या फिर यहाँ पे जो है उनको प्रिजन वगैरह भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, या फिर उनको वार्न कर दिया जाएगा। ओके, साथ ही हम लोग देखते हैं कि क्या रैशनल है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देते हैं, तो उनके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहला है कि देखिए वो जनता की आवाज़ है। अगर आप लोग देखो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यहाँ पे अगर हम लोग एमपीज़ एमएलएज़ को देते हैं तो इसलिए देते हैं क्योंकि वो जनता की आवाज़ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो शो करते हैं बिना किसी फियर के, उनको किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, कोई लीगल तरीके का रुकावट नहीं होना चाहिए। साथ ही आप देखो कि अटेंडेंस वगैरह भी इंश्योर किया जाता है, मेंटेन की जाती है ऑथोरिटी डिग्निटी जो कि लेजिस्लेचर का है,
और कैरी आउट किया जाता है जो फंक्शंस है, इंडिपेंडेंट है या फिर इफ़िशिएंटली जो है वो दोनों हाउस जो है अपना काम कर सके। तो इसलिए यहाँ पे कोई डर नहीं हो, कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, कोई बंदिश नहीं हो, बिल्कुल फ्री तरीके से काम करे और ऑथोरिटी और डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर को मेंटेन करे। सो ये सारे ऐसे कुछ यहाँ पे टर्म्स है जिनके कारण हम लोग देखते हैं कि जो MPs और MLAs है उनको यहाँ पे जो प्रिविलेजेस है वो देनी चाहिए। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आज हम लोग इन दो आर्टिकल को ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सो आई होप कि आपकी यहाँ पे जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। करंट अफेयर्स पे उतने ही फोकस करना है जितना आपको स्टैटिक बैकग्राउंड को लेकर फोकस करना है, और इसके साथ साथ PYQs जो भी है, चाहे वो आपकी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इन दोनों की PYQs को आप लोग को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेनी है, तब जाकर आपका एक अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन हो पाएगा। ओके, सो डेली बेसिस में मैं मेरे तरफ से आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन हो सकती है करंट अफेयर्स को लेकर। तो करंट अफेयर्स की यहाँ पे जो भी टॉपिक होती है विज़न IAS में, मैं उसको हॉलिस्टिक तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूट नहीं सके। किसी भी टॉपिक को आप तभी लिख सकते हो और तभी उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो जब आप उस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़े हो और समझे हो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट एंड क्वेरीज है या फिर कुछ सजेशन प्रोवाइड करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।